वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से, व्हाट कॉजेज द थिंग्स टू मूव और व्हाट मेक्स द थिंग्स टू मूव। यानी कौन सी वो ऐसी चीज़ है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगती है। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट मेक्स things move और what causes the things to move। सबसे पहले इसका आंसर किया एरिस्टोटल ने इन 4th century BC में, कोई 2000 years ago, some 2000 years ago, about 2000 years ago। इन्होंने क्या कहा? The force that is push or pull is needed to keep the things moving। If force is removed, the motion of the object ceases, that is, object comes to rest। object comes to rest। अब ये डिफिनेशन तो आ गया कि फोर्स है क्या, एक पुश और पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर अप्लाई हो जाती है तो उसके मोशन को मेंटेन रखती है। ठीक है। इफ़ फोर्स इज रिमूव्ड, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीजेज, यानी फोर्स एक बार आप हटा लेते हैं तो क्या होता है, मोशन स्लो डाउन होने लगता है ऑब्जेक्ट का, और क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो रुक जाता है। अब ये डिफिनीशन जो आ गई फोर्स के बारे में, उसको सबसे पहले क्रिटिकली एग्जामिन किसने किया? दिस definition of force given by Aristotle is critically examined by none other than but गैलीलियो। गैलीलियो ने इस डिफिनीशन को समझने के लिए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। गैलीलियो डिड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड the definition of force। is that okay? गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसे उन्होंने किसी इस तरह के कंटेनर में डालकर और रिलीज़ किया तो पाया कि ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सेम हाइट तक, जिस हाइट से रिलीज़ किया गया था उसी हाइट तक जाकर रुक जाती है। ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से इस दिए हुए कंटेनर में रिलीज़ किया गया था उसी हाइट पर जाकर रुक जाती है और रुकने के बाद फिर वापस आती है। अब इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और लेस कर्वी बनाया, कुछ कम कर्व किया और कुछ ऐसा किया। ठीक है। फिर पाया कि ऑब्जेक्ट को अगर जिस हाइट से फिर से रिलीज़ किया गया है वो उसी हाइट पर जाकर रुक जा रही है।
अब उन्होंने इस सरफेस को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, कुछ ऐसे। अब देखा कि ऑब्जेक्ट को रिलीज करने के बाद वो बिल्कुल चलती हुई जा रही है। और कब तक चलती जा रही है? कुछ दूर तक चलने के बाद रुक जाती है। उन्होंने इस मोशन को स्टडी किया तो पाया कि ये सरफेस जो है वो क्वार्ट्ज है, यानी ये ऑफर कर रही है, खुरदरे पर होने की वजह से फ्रिक्शन को ऑफर कर रही है, यानी फ्रिक्शन होने के कारण ये ऑब्जेक्ट कुछ दूर पर जाने के बाद रुक जाता है। उन्होंने क्या किया कि इस सरफेस को पूरी तरह से स्मूथ कर दिया, इतना स्मूथ कि फ्रिक्शन एकदम लेस हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और फिर से उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया और पाया कि ये ऑब्जेक्ट अब एक बार जब चलती जा रही है तो चलती ही जा रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। अब इन्होंने इसको कॉन्क्लूड किया। क्या कंक्लूजन निकाला? कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, जब तक कि उस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अप्लाई ना हो जाए। क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कंक्लूड किया, कंक्लूजन में यहां लिखता हूं। कंक्लूजन, if no obstruction is applied, then object will keep on moving with constant velocity, on the horizontal surface. Is that clear? So क्या कंक्लूजन आ गया कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना लगाया जाए, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या? यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। फोर्स या तो वो फ्रिक्शन के थ्रू आ रहा होगा या और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स आप कुछ लगा दीजिए। तो इफ़ नो ऑब्स्ट्रक्शन इज अप्लाइड देन ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग, यानी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कैसे? वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी भी बनी रहेगी उसकी, ठीक है। यानी कहीं भी इंटरमीडिएट स्टेज पर लीजिएगा वेलोसिटी सेम आएगी। और ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही मूव करेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। यहाँ पर कोई भी जिग जैग मोशन की बात नहीं हो रही है जब तक कि ये चर्चा हो रही है व्हाट मेक्स थिंग्स मूव। देयर इज नो जिग जैग मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से ये बात जब आ गई तो गैलीलियो ने क्या कर दिया? एरिस्टोटल ने बताया था कॉज ऑफ मोशन। एरिस्टोटल ने क्या बताया? फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन, फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? मोशन का कॉज है। बट गैलीलियो ने क्या कंक्लूजन दे दिया? गैलीलियो ने कह दिया, गैलीलियो, फोर्स इज द कॉज फॉर चेंज इन मोशन। दोनों बातों में फर्क आ गई, ठीक है। यहाँ क्या था? फोर्स जो है जिसके कारण मोशन हो रहा है, लेकिन गैलीलियो ने कह दिया कि नहीं, मोशन तो होता रहेगा
लेकिन मोशन में अगर चेंज लाना है, यानी उसकी वेलोसिटी में, ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट हो रही है उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स की अब दो अलग अलग परसेप्शन आपके दिमाग में क्रिएट होने लगा। पहला तो ये कि फोर्स के कारण मोशन हो रहा है, दूसरा ये कि नहीं, फोर्स के कारण क्या हो रहा है, चेंज भी आ रहा है मोशन के अंदर। और जब ये कंक्लूजन निकल के आया तो इससे क्या पता चल गया, इनर्शिया। ठीक है, ये किसका इनर्शिया दिया हुआ था, ये गैलीलियो वर्जन ऑफ इनर्शिया है, जिसमें क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट resist the change not only from rest but also from motion. When object moves with uniform velocity on a straight line। तो देखिए बार बार स्ट्रेट लाइन की चर्चा हो रही है, इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेट लाइन पर ही सारे मोशन को समझना है। सो इनर्शिया क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है जिसके कारण वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन के स्टेट को भी, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है स्ट्रेट लाइन पर, तो चेंज नहीं करना चाहती है, उसको वो रेसिस्ट करती है और उसके अंदर चेंज नहीं आने देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में पहले समझा दिया था, न्यूटन गैलीलियो से बाद में आए थे। और क्या कोइंसिडेंस है कि जिस ईयर में गैलीलियो की डेथ हुई थी उसी ईयर में न्यूटन का बर्थ हुआ था। ठीक है, इसका मतलब न्यूटन बाद में आए, लेकिन इनर्शिया को जो गैलीलियो का वर्जन था उसमें सबसे पहला फॉर्मलाइजेशन अगर किसी ने किया तो न्यूटन ने किया, और वहाँ से उन्होंने न्यूटन्स लॉ देना शुरू किया। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कम्प्लीटली इनर्शिया पे बेस्ड है न्यूटन का। आइए अब समझते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो वर्जन ऑफ इनर्शिया was first and foremost formalized by none other than Sir Isaac Newton as the law of motion. So let's see Newton's first law of motion. ओके, क्या था, इन द वर्ड्स ऑफ न्यूटन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज in its state of rest or of uniform motion. In the straight line. Unless it is compelled to change that state by
forces impressed upon it. सो न्यूटन के वर्ड में ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. इन द वर्ड्स ऑफ न्यूटन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it. इसी का modified version आप लोग स्टडी करते हैं कि if any object is at rest then it remains at rest, or if it is in motion then continues to be in motion until and unless external forces are applied upon it. ये न्यूटन के वर्ड्स में है एग्जैक्टली. एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्सेस इम्प्रेस्ड अपॉन इट. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चाहता है कि अपने इस स्टेट को, रेस्ट के स्टेट को मेंटेन रखें, और अगर वो मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड तो वो चाहता है कि मूव करता ही रहे. यही तो इनर्शिया है. क्या है? यही इनर्शिया है, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कोई ऑब्जेक्ट चाहता है मेंटेन रखना. तो मेंटेन रखना चाहता है, इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ बताई गई है जो एक इनर्शिया के लिए हो सकती है. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन इट विल रिमेन मूविंग और कीप ऑन मूविंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड. और इफ इट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट. कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई आप नहीं कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है. आइए एक बात समझ लीजिए कि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. देयरफॉर मास को इनर्शियल मास भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इनर्शियल मास. इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको आप और डिटेल में समझ लें. जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्या है, अगर रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो ज़ीरो होगी, और अगर मूविंग है तो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो क्या होगा? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन किस बात पे डिपेंड करता है? v माइनस यू अपॉन टी पे. और अगर ये रेस्ट में है तो ऑलरेडी 0 एंड 0 दोनों वैल्यू हो जाएगा. देयरफॉर एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 0 हो गई. और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो उस केस में आप देख लीजिए a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. तो क्या हो जाएगा? v और u इक्वल है, कोई एक वैल्यू रख दीजिए, ये कैंसिल आउट, 0 अपॉन टी दैट इज 0. यानी दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया? या तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है. अब इसी लॉ को जब आप फोर्स के हिसाब से लिखेंगे, जैसा कि आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, अभी हमने डेराइव नहीं किया है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है. इसका मतलब है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से m इंटू 0, दैट मीन्स फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट. अब इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में जब आप इस लॉ को लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं. आइए देखते हैं उसे.
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म, है तो वही चीज, बट यहां पर इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, if the vector sum of all the forces is 0, then if the vector sum of all the forces applied upon any object, applied upon any object is 0, then only the acceleration of the object will be 0. इज दैट क्लियर? आइए एक फिगर के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कई डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6 etc। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब क्या कि जो वेक्टर के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर ये सब फोर्सेस का सम 0 के बराबर हो जाए, वेक्टर के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर इन फोर्सेस का जो एडिशन है वो 0 के बराबर हो जाए, तो इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहां पर 6 फोर्सेस लिए हैं, I is equal to 1 to n Fi that is equal to 0। तो देन ओनली ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इतने सारे सिग्मा या नोटेशन स्क्रिप्ट के थ्रू इन फोर्सेस को नहीं लिख के सिंपली इसे F से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये सिंगल फोर्स नहीं है, बल्कि ये नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस के बारे में बता रहा है। यानी जो इस ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्सेस के अप्लाई होने की वजह से जो नेट एक फोर्स डेवलप हो रहा है उसे सिंगल F से डिनोट कर देते हैं। देयरफॉर अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो लॉ कह रहा है वो क्या है, आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू M इंटू ए होता है, देयरफॉर A इज इक्वल टू F अपॉन M। और ये क्या हो गया, पहले ही ऑलरेडी क्या कह रहा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0। तो देयरफॉर अगर ये 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप पहुंच गए वहीं तक जहां न्यूटन ने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका क्या माने होता है। आइए उस मीनिंग को समझकर देखते हैं। A इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स v माइनस यू अपॉन टी इज 0 एंड दैट इज v माइनस यू 0 इंटू टी। देयरफॉर v माइनस यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v इज इक्वल टू u। इज दैट ओके? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अनचेंज रह जाएगी, मतलब इट विल कीप ऑन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
with uniform velocity on the same straight line, on the straight line. Is that okay? और अगर इनिशियली ये वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर है तो वी भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. सो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा ऑन द स्ट्रेट लाइन. सो सेम बात थी जो न्यूटन ने आज से सैकड़ों साल पहले बता दिया था, उसको फिर से मॉडिफाई करके अब बहुत सारी बुक में ये लिखा जा रहा है. लेकिन बात वही है, इनर्शिया का यहाँ से भी पता चलता है, और इनर्शिया के लॉ के नाम से ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जानते हैं. पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ बातें और देख लेते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या हो गया, अगर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या बैलेंस्ड फोर्स, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होगा तो उसे बैलेंस्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है. तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन. अगर ये ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो. और इसकी मीनिंग है, अब ये समझना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. इफ एनी ऑब्जेक्ट is said to be accelerated, is said to be accelerated, then what is required, then external force is required. क्या है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा. अदरवाइज अगर एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लाते हैं तो इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि अगर ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा. अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी. ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है, एक्सेलरेशन ऑलवेज ज़ीरो बना रहेगा. इज दैट ओके? सो फोर्स रिक्वायर्ड होगा अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, एक्सेलरेट कर दिया जाए. इससे अब बहुत सारी बातें निकलती हैं, आइए समझते हैं. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे इनर्शिया, ये बता दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ज़ीरो, और ये भी बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आना है, यानी अगर उसे एक्सेलरेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना ज़रूरी होगा. लेकिन एक चीज़ नहीं बताई, वो था ऑब्जर्वर. ठीक है, क्योंकि मोशन को अलग अलग ऑब्जर्वर अलग ढंग से ऑब्जर्व करता है. मोशन इज ऑब्जर्व्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर. आइए इस केस को समझते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वर के बारे में नहीं बताया था. ठीक है, सो हम उस चीज़ को समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से. मोशन इज ऑब्जर्व डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, लेकिन चूंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ रहे हैं जहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो इसके हिसाब से ऑब्जर्वर को कैसे दिखता है किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, और वो न्यूटन फर्स्ट लॉ पर फिट बैठता है कि नहीं, वहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है कि नहीं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए ये एक सड़क है, और एक कार ऑलरेडी यहाँ पर रुकी हुई है. इसमें कोई ऑब्जर्वर ओ बैठा हुआ है. ये क्या है, मोशन इसका ज़ीरो है. ओके,
और दूसरी कार अभी यहाँ मूव कर रही है। और यहाँ एक आदमी बिल्कुल स्टैटिक खड़ा हुआ है। इज दैट ओके? ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन से जा रही है, ठीक है, मूव कर रही है। और ये जो ऑब्जर्वर है वो ओ डैश है। मान लीजिए ये कोई पर्सन पी है, तो ये तो देख पा रहा है, जो यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो देख पा रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल रेस्ट में है और बहुत देर से रेस्ट में ही बना हुआ है, खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ओ डैश है वो ये देख रहा है कि जितनी तेज़ी से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये उसे दिख रहा है कि ये पर्सन उतनी ही तेज़ी से पीछे की तरफ, यानी इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इज दैट क्लियर? ये देख रहा है कि ये बिल्कुल रुका हुआ है, स्टैटिक है, लेकिन ये चूंकि मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है ये, ठीक है। तो ये क्या देख रहा है कि ये जो पर्सन है वो उतनी ही तेज़ी से पीछे की तरफ मूव करता चला जा रहा है, यानी इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है, जो ये ऑब्जर्वर जो इस कार में बैठा हुआ है उसे पता चल रही है। इसका मतलब है ये क्या कंक्लूड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है, ये जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और मूवमेंट एक्सेलरेटेड तभी होगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब कि ये क्या कंक्लूड कर रहा है कि ये पर्सन मूव कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में और उस पर एक फोर्स लग रहा है। लेकिन ये तो समझ रहा है एग्जैक्ट हालात क्या है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। ऑब्जर्वर वो समझ पा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन ओ डैश को क्या लग रहा है कि इस पर एक फोर्स अप्लाइड है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन रियल सिचुएशन को कौन समझ पा रहा है? ये समझ पा रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी पर्सन रेस्ट में है और रेस्ट में ही बना हुआ है, उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है। लेकिन ये क्या समझ रहा है कि जितने स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है उतने ही स्पीड से ये पीछे की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और ये तभी पॉसिबल होगा, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ दिस पर्सन इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अपॉन इट। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रियल सिचुएशन इससे मालूम है। इसका मतलब है ये रियलिटी इसको नहीं मालूम है, ये सिर्फ उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है ये ऑब्जर्वर। इसका मतलब है कि न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओ डैश के हिसाब से होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ वैलिड नहीं है। जबकि ओ बिल्कुल सही समझ पा रहा है, न्यूटन्स लॉ यहाँ वैलिड है। तो इस हालत में जहाँ पर वैलिड होता है न्यूटन्स लॉ is valid, then that observer is called inertial। और यहाँ बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि इसे लग रहा है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देयरफॉर ये ऑब्जर्वर क्या हो गया? ये नॉन इनर्शियल हो गया, क्योंकि इसने एक फोर्स लगता हुआ पाया है जो एक्चुअली उसमें नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन से जा रहा है और ये रुका हुआ है। इज दैट ओके? अब ये समझना है कि ये तो ऑब्जर्वर का केस हो गया, लेकिन कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जर्वर इनर्शियल होता है? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अच्छा एक बात और बता दें कि ये जो इनर्शियल हम बोल रहे हैं इसे इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। किस चीज़ का फ्रेम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम क्या है, जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो एक फ्रेम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कर दीजिए तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच करके उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफर कर रहे हैं आप किसी एक के मोशन को दूसरे के मोशन से रेफर कर रहे हैं, तो कब हम कहेंगे कि कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है या कोई ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर है। आइए उसको समझते हैं। हाउ डू वी से दैट any observer or frame is inertial। तो इसका आंसर ये है कि when velocity of any observer is compared with some standard। ठीक है, जब किसी ऑब्जर्वर की या किसी फ्रेम की वेलोसिटी को आप कंपेयर करते हैं किससे, एक किसी स्टैंडर्ड से। ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस में ये है कि अर्थ इज टेकन इन कॉमन प्रैक्टिस Earth is taken as a standard। कॉमन प्रैक्टिस में क्या है, अर्थ को एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है जो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं है, वो भी समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझने की थी कि ये जो है वो पा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, और मैंने बताया ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर नहीं है, और जब नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर नहीं है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होगा ही नहीं। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं है। देयरफॉर मैंने पहले भी बता दिया था कि इस केस में न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होगी। अब आइए, अर्थ को एक कॉमन स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी यहाँ एब्सोल्यूट इनर्शियल नहीं होता है। एब्सोल्यूट इनर्शियल का मतलब या तो वो कंप्लीट रेस्ट में हो या एकदम यूनिफॉर्म मोशन में हो स्ट्रेट लाइन पे। कारण समझिए, अर्थ भी क्या है, अपने एक्सिस पर, जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर रोटेट कर रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसके अलावा ये अर्थ 365 डेज में सन के अराउंड एक चक्कर लगा लेता है, तो वहाँ से भी इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता है। इसके अलावा सन भी अपने गैलेक्सी के अराउंड चक्कर काट रहा होता है, तो क्या है, पूरे गैलेक्सी के अराउंड जब ये चक्कर काटेगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो इन 2-3 एग्जांपल से ये पता चलता है कि अर्थ भी कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं है, बट हम लोग मान लेते हैं कि चलो अर्थ जिस हिसाब से मूव कर रहा है उसे एक इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। आइए इस फ्रेम को फिर से मॉडिफाई कर लें, या ऑब्जर्वर को फिर से मॉडिफाई कर लें। एक सिंगल ऑब्जर्वर या एक सिंगल फ्रेम नहीं लेके, आप देख लीजिए ऑब्जर्वर या फ्रेम सेम ही चीज़ है। चूँकि मोशन या वेलोसिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। इसे समझते हैं फिर से कि व्हेन 2 or more ऑब्जर्वर और फ्रेम when
टू ऑब्जर्वर or frame are at rest or moving with constant or uniform velocity. Then we can say that they are frame. they कौन? ऑब्जर्वर या फ्रेम. are inertial to each other. Inertial to each other. जब दो ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट में हो या दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? इनर्शियल ऑब्जर्वर है या इनर्शियल फ्रेम है. ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के. अगर ये दोनों रेस्ट में नहीं है बल्कि एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहे होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जाएगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. क्लियर? आप समझ लिए हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही अप्लाइड होगा एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं रह जाएगा, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही नहीं रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव नहीं कर पाएगा, यानी मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और उस केस में न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं रह जाता है. सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल जब केस होंगे, ऑब्जर्वर या फ्रेम इनर्शियल होगा, तभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो पाता है. अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करना चाहता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. बेस्ट ऑफ लक. थैंक्स अ लॉट.